नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है 7QC टूल, 7QC प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। ये हर इंडस्ट्री में लगभग कॉमन टूल है जिसे यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम के बारे में हम हर जगह देखते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत क्यों हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने से क्या होगा, करने से क्या होगा। और तीसरा हम जानेंगे 7QC टूल और टेक्निक के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हम ये सभी बात करते हैं कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, डेफिनेशन प्रॉब्लम का है क्या। तो एक प्रॉब्लम उसे कहते हैं जो कि हमें जो रिजल्ट चाहिए और जो हमने टारगेट डिफाइन किया है वो रिजल्ट नहीं मिल करके जितना भी गैप होता है उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो गैप को कम करता है, जो हमें चाहिए और जो टारगेट है और जो एक्चुअल है उन दोनों के बीच के गैप को कम करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से। ये देखिए, यदि हम देखेंगे तो ये हमारा प्लान है और जो कि एक्चुअल यहां तक हुआ है। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रॉब्लम, और ये जो है प्रॉब्लम है इसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले दोस्तों, आज के इस सिनारियो में, इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन में compete करने के लिए अपना अपना एक जगह बनाए रखने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिससे कि कस्टमर हमसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो खरीदे और हम कस्टमर को डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट दे पाए सही टाइम पर। दोस्तों, टेक्निकल इनोवेशन करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है, और कुछ डाइवर्सिफाई और सोफिस्टिकेटेड नीड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हमारे जन्म के साथ, हमारे साथ प्रॉब्लम चालू हो जाता है, और अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाता है और अंत में ये हमारे लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो ठीक नहीं है। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो प्रॉब्लम एंड ऑफ द लाइफ तक कंटिन्यू रहता है। और एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम होने से हमें क्रिएटिविटी थिंकिंग, क्रिएटिविटी सोच, हम इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, जो 7QC टूल्स है, आइए जानते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले है चेकशीट, उसके बाद पराटो डायग्राम, देन काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैटर प्लॉट। दोस्तों, ये सभी टूल को हम आगे चल के एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि 7QC टूल्स के फंक्शंस क्या है। तो दोस्तों, चेकशीट यूज होता है डाटा कलेक्शन करने के लिए, एक बहुत ही सिंपल मैनर में डाटा कलेक्ट करना है। हमें चेकशीट ऐसा बनाना है कि कोई भी आसानी से डाटा कलेक्ट कर ले। दोस्तों, पराटो डायग्राम इसलिए उपयोग किया जाता है कि प्रायोरिटाइजेशन के लिए। दोस्तों, बहुत से प्रॉब्लम है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम को पिक करके उस पर एक्शन लेते हैं, ये पराटो डायग्राम का फंक्शन है। काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, दोस्तों, एक प्रॉब्लम में बहुत से रीजन होते हैं, बहुत से कॉजेज होते हैं,
ये कॉजेस को अलग अलग स्टडीफाई करके सिस्टमेटिक वे में रखना, सिस्टमेटिक वे में दिखाना, सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस करना, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में हमें सीखते हैं। ग्राफ और कंट्रोल चार्ट। दोस्तों, कंट्रोल चार्ट एक बहुत ही अच्छा विजुअल कम्युनिकेशन है कि जिसे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा बिहेव कर रहा है, हमारा जो प्रोसेस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसके बारे में डिटेल आगे जानेंगे। दोस्तों, हिस्टोग्राम यूज होता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को जानने के लिए और इसके स्टैंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट में वो कैसा पैटर्न, मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, इसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे। और दोस्तों, स्ट्रेटिफिकेशन में हम सेग्रीगेट करते हैं जैसा हमारा जरूरत है, जैसा हमारा सोर्स है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, अलग अलग डाटा को स्ट्रेटिफाई करते हैं, ये फंक्शन है। और स्कैटर डायग्राम में दोस्तों हम देखते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप कैसा है। आइए दोस्तों, एप्लीकेशन जाने 7QC टूल्स के बारे में। सबसे पहले टूल चेकशीट है। इसका इफेक्टिवनेस है स्टैंडर्डाइजेशन और कंट्रोल करने के लिए। इसका इफेक्टिव है चेक रिजल्ट, स्टैटिफाई और इन्वेस्टिगेशन द सिचुएशन। वैसे ही दोस्तों, पैरेटो डायग्राम में हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, कैसा है वो देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट में कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कॉज इफेक्ट डायग्राम में स्ट्रेटिफाई, कॉजेस को स्ट्रेटिफाई करते हैं, जो कि इसके पहले स्लाइड में हम बात किए हैं। वैसे ही दोस्तों, हमारा कंट्रोल चार्ट है, उसमें सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं, पहले क्या था और अभी का ट्रेंड कैसा है। स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट म्यूचुअल रिलेशनशिप, रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हिस्टोग्राम में दोस्तों हम सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में मीनिंगफुल डाटा और यूजफुल डाटा में हम उसे स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम में स्ट्रेटिफाई, इन्वेस्टिगेट म्यूचुअल रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के बीच में, बिटवीन टू वेरिएबल, इन्वेस्टिगेट करते हैं रिलेशनशिप और कॉज और कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसा रिलेशनशिप बन रहा है। आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं चेकशीट के बारे में। दोस्तों, चेकशीट क्या है? दोस्तों, चेकशीट एक पेपर है, फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, बना करके एक पेपर में उसे हम कंसर्न पर्सन को दे देते हैं, जिससे कि वो डाटा को इजी वे में, आसानी से और इजी वे में जो कंसर्न डाटा है उसे कलेक्ट कर सके। इस चेकशीट से मदद मिलता है डाटा को आसानी से गैदर करने का और डाटा को अच्छे से ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाता है, जिसे कि हम बाद में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, डाटा के बारे में जानते हैं तो दो तरह का डाटा होता है। एक होता है वेरिएबल डाटा, इसे कंटिन्यूअस डाटा भी बोलते हैं, और एक होता है एट्रीब्यूट डाटा, जिसे कि डिस्क्रीट डाटा भी कहते हैं। दोस्तों, वेरिएबल डाटा जैसे और कंटिन्यूअस डाटा जैसे कि 1.5, 2.5, 0.4, 0.3, जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू आता है, नंबर्स, उसे कहते हैं वेरिएबल डाटा। और एट्रीब्यूट डाटा जैसे जिसका आंसर यस, नो, गो, यस, नो, ओके, नॉट ओके और काउंटिंग में होता है, उसे एट्रीब्यूट डाटा कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं चेकशीट के कितने तरह के टाइप है और चेकशीट हम कितने तरह से बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, चेकशीट बहुत से तरीकों से बना सकते हैं, बहुत सी डाटाओं को उपयोग करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में जनरली जो यूज किया जाता है उसके लिए कुछ एग्जांपल है, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन
के लिए हम चेकशीट बना सकते हैं, डिफेक्टिव आइटम के लिए चेकशीट बना सकते हैं, लोकेशन वाइज चेकशीट बना सकते हैं, डिफेक्ट काउंट चेकशीट बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे एक एग्जांपल इन चेकशीट के। दोस्तों ये एक प्रोडक्ट है जो कि फाइनल इंस्पेक्शन में किस टाइप का डिफेक्ट है, कौन से टाइप का डिफेक्ट है, उसके लिए एक चेकशीट बना है और टोटल कितने पार्ट यूज किए हैं, इंस्पेक्शन किए हैं। इसमें देखिए कि फाइनल पीडीआई में 1525 पार्ट चेक किया गया है, जिसमें कि सरफेस स्कार, क्रैक, इनकम्प्लीट, इस तरह के डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया गया है। और इसमें ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा डिफेक्ट सबसे ज्यादा है। इसे दोस्तों कहते हैं टैली चार्ट। इसमें 1 2 3 4 और 5 जब होता है तो इसे ऐसे क्रॉस किया जाता है। वैसे ये एक एक करके उसमें मार्किंग कर रहा है कि सरफेस स्कार कितना है, क्रैक कितना है, अदर्स कितना है, इनकम्प्लीट कितना है। तो टोटल करने पर पता चलता है कि टोटल 1525 पार्ट फाइनल इंस्पेक्शन में चेक करने से के बाद हमें टोटल 62 नंबर्स जो है डिफेक्ट मिले हैं, जिसमें कि टोटल रिजेक्शन जो है 42 है। तो इस चेकशीट को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप का डिफेक्ट हमें मिला है। और सबसे ज्यादा डिफेक्ट इसमें देखेंगे तो कौन सा डिफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा डिफेक्ट है इनकम्प्लीट। तो देखिए दोस्तों, इस चेकशीट से कितने आसानी से हम ये जान सकते हैं कि कितना पार्ट इंस्पेक्शन करने पर कौन कौन सा डिफेक्ट मिला और सबसे ज्यादा कौन सा डिफेक्ट था, और हम इस पर एक्शन ले करके इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, कौन से डिफेक्ट पर काम करना है। ये एक डिफेक्ट कौन कौन से हैं उसके डाटा कलेक्शन करने का एक फॉर्मूला। दोस्तों इसे कहते हैं डिफेक्ट लोकेशन चार्ट। दोस्तों ये एक हमारा पार्ट है। इस पार्ट को अलग अलग लोकेशन में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफाइन कर दिया गया है, छोटे छोटे एरिया में, जैसे ए, बी, सी, डी और 1 2 3 4 एरिया में डिफाइन किया। अभी हम इसमें देखेंगे कि कहां पर कौन से एरिया में सबसे ज्यादा डिफेक्ट है। जैसे A2 यानी कि A2 यानी इस एरिया में सबसे ज्यादा डिफेक्ट, जैसे A2 में एक डिफेक्ट है यहां पर। वैसे B2 यानी बी ये हुआ और 2 ये हुआ, दैट मीन्स इस रीजन में 12 डिफेक्ट है। वैसे B3 इस रीजन में 15 डिफेक्ट है। इस तरह से हम कौन से लोकेशन में कितना डिफेक्ट है इसके बारे में हम जान सकते हैं, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफेक्ट कौन से एरिया में है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिफेक्ट देखिए बी लोकेशन में है, जो कि यहां से लेकर यहां तक आता है। और बी लोकेशन में सबसे ज्यादा डिफेक्ट है इस लोकेशन में B3 में, यहां पर है 15 डिफेक्ट्स। तो दोस्तों तो इस एरिया को सेलेक्ट करके हम आगे का एक्शन ले सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफेक्ट कहां पर। इसे कहते हैं डिफेक्ट लोकेशन चेकशीट। दोस्तों एक है डिफेक्ट और काउज चेकशीट। इसमें देखिए कि ये मशीन है, इक्विपमेंट है, ये ऑपरेटर है, जो 2 ऑपरेटर एक मशीन में काम कर रहे हैं, 2 ऑपरेटर दूसरे मशीन में काम कर रहे हैं। और मंडे से लेकर सैटरडे तक जो वर्किंग डे है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट 12 आवर एंड सेकंड 12 आवर। हम इसे शिफ्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे 2 आवर या एवरी आवर भी
कर सकते हैं। डिफेक्ट दैट इज डिपेंड ऑन द डाटा रिक्वायरमेंट, कैसा हमें डाटा चाहिए। तो जैसे ए मशीन में फर्स्ट ऑपरेटर ट्यूसडे को 3 डिफेक्ट, ये जो 3 डैमेज है वो है आप डैमेज, ये आपका डैमेज के लिए है। तो 3 डिफेक्ट आया, वो डैमेज की वजह डैमेज आया, उसमें फर्स्ट ऑपरेटर ट्यूसडे को सेकेंड हाफ में आपका ब्लो होल डिफेक्ट आया। इस तरह से कौन सा डिफेक्ट कब आया, इसके अलग अलग लीजेंड दे करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेटर, कौन सा इक्विपमेंट, कौन से डे में कितना डिफेक्ट आया। इससे हमें जानकारी मिलेगी और यूजफुल डाटा हमें इसमें से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, हमें कुछ चीजें याद रखना है जब भी हम चेकशीट बनाएं। सबसे पहला तो चेकशीट आसानी से समझना और उपयोग करने वाला होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा डिफिकल्ट ना हो चेकशीट को यूज करने में। जो भी कलेक्ट करता है डाटा उसे आसानी से समझने में, आसानी से डाटा चेक करने में, आसानी से डाटा गैदर करने में आसानी हो। और कब डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा को कौन कलेक्ट करेगा, कहाँ पर कलेक्ट करना है, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, ये सब चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीजें एकदम आसानी से अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, चेकशीट जो है ऐसे एरिया में डिस्प्ले होना चाहिए जहां से सब लोग देख सके, आसानी से विजिबल एरिया में होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे टूल को, जिसे कि परेटो डायग्राम कहते हैं। दोस्तों, परेटो डायग्राम की शुरुआत विल्फ्रेडो परेटो ने किया था 1848-1923 के बीच में। उन्होंने उपयोग में किया था, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। ये किए थे कि मेथड ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस जो के लिए परेटो एनालिसिस का उपयोग किया था। बाद में जो कि मिस्टर जुरान, जिन्हें कि क्वालिटी गुरु भी कहा जाता है, उन्होंने क्वालिटी के फील्ड में परेटो का उपयोग किया था। परेटो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या है और डाटा कलेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा डाटा कितना है, वो कलेक्ट करके उस डाटा को एक टैली शीट में लिस्टिंग आउट करना है, स्ट्रेटिफाई करना है, उसे बनाना है। उसका इसे डिटेल में आगे हम और देखेंगे। उस डाटा को टैली शीट में आसानी से लिस्टिंग आउट करना आइटम वाइज। उसके बाद उस टैली शीट को फिल करना है जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, और कैलकुलेशन करना है। उसके बाद परेटो डायग्राम शीट में आइटम वाइज लिस्टिंग करके हर एक आइटम का टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल और परसेंटेज, ओवरऑल टोटल निकालना है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। निकालने के बाद उसमें 2 वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कंस्ट्रक्ट करना है बार डायग्राम को। और उसके बाद क्यूमुलेटिव कर्व को, जिसे कि परेटो कर्व कहते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करना है लाइन ग्राफ में। इसमें हम नेसेसरी आइटम जो भी है उसे डायग्राम में लिखना है, और जो भी कंसर्न है डायग्राम का उसे क्लियरली वहां पर लिखना है। जो भी कंसर्निंग डाटा है वो भी ग्राफ में लिखना है, और आइटम को अरेंज करना है क्वांटिटी में, और फिर डाटा शीट को भरना है। दोस्तों, जैसे देखिए एग्जांपल 1 जो कि हमने देखा था कि ये एक चेकशीट है जिसमें कि ये डिफेक्ट को कवर किया हुआ है कि कौन कौन से डिफेक्ट है, जिसे चेक करने के बाद इस चेकशीट में कवर किया हुआ है कि टैली करके कि क्रैक टोटल 10, स्क्रैच टोटल 42, स्ट्रेन 104। तो इस तरह से हमने डाटा कलेक्ट किया है,
जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है 200, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट है 200, जो कि जो नंबर ऑफ जो डिफेक्ट है वो क्रैक, स्क्रैच, स्ट्रेन ये सब है। फिर फर्दर इसे हमें इस तरह से रखना है। आपका जो भी डिफेक्ट है स्ट्रेन, आप देखेंगे स्ट्रेन में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट था 104, फिर स्क्रैच था 42, फिर पिन होल का डिफेक्ट था 20, फिर क्रैक का डिफेक्ट था 10, फिर स्ट्रेन का 6, फिर गैप 4, अदर और भी जो डिफेक्ट है दोस्तों वो सबको जोड़ करके हम अदर में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदर और भी जो डिफेक्ट होंगे थोड़े बहुत वो सब मिला करके 14 थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट हो गए 200। अभी हम दोस्तों इसका क्यूमुलेटिव टोटल करेंगे। क्यूमुलेटिव टोटल मतलब 104, 104 प्लस 42 ये हो गया 146, 146 प्लस 20 ये हो गया, ये हो जाएगा 146 प्लस 20, तो ये हो गया 166, 166 प्लस 10, 176 प्लस 6, तो ये आ गया वैल्यू। इस तरह से हम 182 प्लस 4 इज इक्वल टू 186, इस तरह से क्यूमुलेटिव करते हैं। तो क्यूमुलेटिव टोटल करने से देखिए ये वैल्यू आपका जो टोटल वैल्यू है, आपका टोटल वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम आएगा। अभी हम परसेंटेज निकालेंगे कि आपका 104 200 में कितना परसेंटेज ओवरऑल आता है। तो देखिए इसे हम करेंगे 104 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 52। वैसे ही 146 डिवाइडेड बाय 200 तो वैल्यू आएगा 21%। तो 166 200 में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 10%। इस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल परसेंटेज, हमें एक चीज ध्यान देना है कि टोटल परसेंटेज हमारा 100 आएगा, 100 होना चाहिए। अभी इन परसेंटेज का क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। क्यूमुलेटिव दोस्तों ये 52 प्लस 21 इज 73, 73 प्लस 10 83, 83 प्लस 5 88, 88 प्लस 3 91, 91 प्लस 2 93, 93 प्लस 7 100। तो टोटल क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमको मिल गया 100। तो ये दोस्तों करेक्ट है। तो 200 200 100 100, तो टोटल क्यूमुलेटिव आपका परसेंटेज 100 आना चाहिए। तो दोस्तों ये टेबल जो है इसे परेटो चार्ट भी बोलते हैं। अभी इसे हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट था डी यानी कि स्ट्रेन, ये हमारा 52%, सॉरी 102 था, 52% कंट्रीब्यूट कर रहा था। ये हमारा डिफेक्ट वाइज हमने परेटो बनाया है, जो कि सबसे ज्यादा था डी में, फिर बी, फिर एफ, फिर ए, फिर सी, फिर ई, फिर टोटल। ये टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट के बार ग्राफ है, जैसे 102, ये 42, ये समथिंग 20, अप्रोक्सीमेट 10 लाइक दैट, और ये भी अप्रोक्सीमेट 11। ये नंबर ऑफ डिफेक्ट के हमने बार ग्राफ बनाया, और ये जो क्यूमुलेटिव का हमने लाइन ग्राफ बनाया, ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज 100%, यहाँ से हमने इसे ऐसे निकाला तो ये 100% आया। और एक डिफेक्ट देखिए, ये डिफेक्ट 200 है, ये 200 डिफेक्ट इज इक्वल टू 100%। तो हम फिर जो हमने परेटो चार्ट में देखा था उसमें टोटल डिफेक्ट 200 था, जो कि 100% आ रहा था। तो ये 100% आ गया।
और ये टोटल डिफेक्ट्स जो हैं ये 1, ये डी, बी, एफ, ए, सी, ई, अदर, ये सब डिफेक्ट को अगर हम मिला लें तो ये हो जाएगा 200 डिफेक्ट्स। तो दोस्तों इस तरह से ये परेटो डायग्राम बनता है। और इसमें और अंदर डिटेल जानने के लिए ये जो एरिया है इसे 70% या 80%, 70-30 या 80-20, 80-20 रूल भी कहते हैं इसे। तो 80-20, 70-30 में हम इसके वाइटल फ्यू, ये टोटल डिफेक्ट्स में हम वाइटल फ्यू जो कि 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है या 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। और जिसमें ट्रिवियल मनी, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ये 2 एरिया में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे और जो एक्शन लेते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं, इस एरिया को हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें इस वाइटल फ्यू एरिया में एक्शन लेना है, इस बहुत से एरिया में एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जिससे हम 80% या 70% प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दोस्तों जो नेक्स्ट टूल है वो है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसे काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम और फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फिश के बोन की तरह दिखता है, इसलिए इसे फिश बोन भी डायग्राम भी कहते हैं। दोस्तों काउज एंड इफेक्ट डायग्राम सबसे पहले डॉक्टर के इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया था कावासाकी आयरन वर्क्स में 1943 में। दोस्तों फिश बोन डायग्राम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत से पॉसिबल काउजेस को, जिसकी वजह से इफेक्ट या प्रॉब्लम या डिफेक्ट जनरेट हो सकता है, और इसे हम एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में उपयोग में ला सकते हैं। और फिश बोन डायग्राम या काउज एंड इफेक्ट डायग्राम से हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉज और इफेक्ट के बीच क्या रिलेशन है, और एक सिस्टमेटिक मैपिंग आउट करते हैं और प्रोबेबल काउज जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिफेक्ट को। दोस्तों ये डायग्राम है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम। यहाँ पर दोस्तों जो डिफेक्ट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉब्लम है, उसे यहाँ पर लिखते हैं। ये देखेंगे ये फिश के सर की तरह होता है, मुंह की तरह, और ये सर, ये जो पूरा ये है बोन है, ये फिश की तरह दिखता है। तो जहाँ हेड होता है वहाँ पर हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इसे अलग अलग काउजेज में, जैसे मेन काउज में अलग अलग काउजेज में डिफाइन करते हैं, जैसे कि जनरली 4M जिसे कहा जाता है, जैसे काउज रिलेटेड टू मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। फिर इसमें अलग अलग काउजेज लिखते हैं, जैसे इसे कुछ काउजेज है, फिर इसमें वो क्यों हुआ, फिर सेकेंडरी काउज है, फिर टर्जरी काउज है। दोस्तों इसे देखिए लेवल 1 काउज कहते हैं फर्स्ट काउज को, देन लेवल 2 काउज, फिर इसमें और कुछ काउजेस जुड़ गया तो लेवल 3 काउज। तो दोस्तों जो फिश में बोन्स ज्यादा होते हैं वो फिश बहुत टेस्टी होता है, इसलिए हम जब भी काउज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएं या डेवलप करें तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि डीपली बोन्स बनने चाहिए, और लेवल 3 कम से कम लेवल 3 काउजेस तक पहुंचना चाहिए। और दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल है, बट ये हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जो डायग्राम है ये बेसिक फॉर्मेट है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम का। दोस्तों ये देखिए जैसे एक डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है आयरन इन प्रोडक्ट, तो इसमें देखिए जो मेन काउजेज है मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट, मैन पावर, मशीन। इसमें जो प्राइमरी काउज है एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हो गया आपका प्राइमरी काउज मेथड में। उसका सेकेंडरी काउज हो गया कि एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है क्योंकि वो फॉलोड नहीं हुआ, क्योंकि कैलिब्रेशन नहीं है। दूसरा सैम्पलिंग
में आयरन टूल्स है, डर्टी है। वैसे देखिए मटेरियल में, रॉ मटेरियल में सप्लायर है, फिर सेकेंडरी सप्लायर है, डेबिट है, फिर ट्रक्स है, फिर सिटी है, प्लांट है, सिस्टम है। वैसे ही सप्लायर 1, सप्लायर 2। वैसे लैब कंटामिनेशन, लैब में, सप्लायर में। तो इस तरह से इसे प्राइमरी काउज, सेकेंडरी काउज, टर्जरी काउज में हमें डीप में एनालिसिस करके जाना चाहिए और एक के बाद एक रीजन डालना चाहिए। एक एग्जांपल है दोस्तों, जैसे मैन पावर। मैन पावर में मेंटेनेंस काउज हो सकता है आयरन इन प्रोडक्ट का। मेंटेनेंस काउज क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका आयरन टूल्स का एक रीजन हो सकता है मेंटेनेंस में, जो कि हो सकता है आयरन इन प्रोडक्ट। वैसे ही ओपनिंग में, ओपनिंग रिफाइन में ये हो सकता है कॉज मेंटेनेंस का, जो कि रिलेटेड हो जाता है आयरन इन प्रोडक्ट में। वैसे एनवायरमेंट में देखें तो रस्ट नियर सैंपल पॉइंट, ये एक रीजन हो सकता है। इसमें ये रीजन हो सकता है एक्सपोज्ड पाइप या टूल। तो इस तरह से दोस्तों काउज एंड इफेक्ट डायग्राम हमें जनरेट करना चाहिए और उसमें हर एक पॉसिबल काउजेस को लिस्ट आउट करके उसे और डीपली फर्दर काउजेस को लिस्ट आउट करना चाहिए और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कम से कम टर्जरी काउज तक हम डिटेल में जाएं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टूल है कंट्रोल चार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इससे हम प्रोसेस का बिहेवियर जानते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। दोस्तों ये कंट्रोल चार्ट होता क्या है? दोस्तों कंट्रोल चार्ट एक तरह का विजुअल ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, जिसमें कि 3 तरह के लाइन होते हैं। एक होता है सेंटर लाइन, एक होता है अपर कंट्रोल लिमिट, एक होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। और इसे विजिबल एरिया मशीन के पास लगाया जाता है, जिससे कि जो आउटपुट प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, उसे मेजर करके पीरियोडिकली हम प्लॉट करते हैं चार्ट में। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्टेबल और कैपेबल है या नहीं। और अगर स्टेबल है या कैपेबल नहीं है तो वो किस वजह से, या उसमें वेरिएशंस कितने हैं, ये हमें पता चलता है। तो कंट्रोल चार्ट का उपयोग डॉक्टर वॉल्टर शेवर्ट ने सबसे पहले किया था, जिससे कि वेरिएशन पता चले और इस वेरिएशन को एलिमिनेट कर सके। दोस्तों जो प्रोसेस में वेरिएशंस होते हैं वो 2 काउजेस की वजह से होते हैं। एक होता है चांस कॉज और दूसरा है असाइनेबल कॉज। दोस्तों चांस कॉज जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम, ये बहुत ही कम होता है। डिफरेंसेस इन रॉ मटेरियल में बहुत ही कम होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल में, सेम बैच में, मशीन में, एक्चुअल कंडीशन में, एक्सेट्रा। और दूसरा होता है असाइनेबल कॉज। ये असाइनेबल, हमारा जो प्रोसेस है वो असाइनेबल कॉज से एकदम फ्री होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। असाइनेबल कॉज प्रोसेस में नहीं होना चाहिए, जैसे डिफरेंट सेटिंग, जैसे कि मशीन में, अलग अलग रॉ मटेरियल में, ऑपरेटर्स में, ये सब असाइनेबल कॉज है। और ये कंट्रोलेबल है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो जो वेरिएशन होते हैं 2 रीजन की वजह से होते हैं। एक होता है असाइनेबल और सेकंड चांस कॉज। दोस्तों आइए सेलेक्ट, जो कंट्रोल चार्ट जो सेलेक्ट करना है उसके हम समझते हैं। तो जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि हमारा जो डाटा होता है वो 2 तरह का होता है, वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट। वेरिएबल और एट्रीब्यूट। वेरिएबल में अगर हमारा सब ग्रुप साइज, ये n मीन्स सब ग्रुप साइज अगर 10 से ज़्यादा है तो इसके लिए हम x बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट यूज करते हैं। अगर हमारा सब ग्रुप साइज 1 या 2 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो उसके लिए हम x बार R चार्ट यूज करते हैं। और अगर हमारा सब ग्रुप साइज 1 है तो उसके लिए इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट IMR चार्ट यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों एट्रीब्यूट के लिए काउंटिंग डिफेक्ट और डिफेक्टिव के लिए यूज होता है। अगर डिफेक्टिव कांस्टेंट साइज का है
तो एनपी चार्ट यूज करते हैं, और डिफेक्टिव कांस्टेंट साइज का नहीं है तो पी चार्ट यूज करते हैं, जिसे प्रोपोर्शनल चार्ट भी कहते हैं। और डिफेक्ट है तो कांस्टेंट है अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए सी चार्ट यूज करते हैं, और अगर नहीं है तो यू चार्ट यूज करते हैं। दोस्तों, एक कंट्रोल चार्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे, परंतु जो जनरली जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो चार्ट यूज किया जाता है वो होता है एक्स बार आर चार्ट। इसके बारे में हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्रोल चार्ट का पूरा अगर हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ कंट्रोल चार्ट के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, उसमें आप और भी डिटेल में हर एक चार्ट के बारे में, चाहे एक्स बार एस चार्ट हो या एक्स बार एम आर चार्ट हो या IMR चार्ट हो या NP चार्ट हो, पी चार्ट, ये सब का डिटेल हम उसमें देंगे। इसमें हम एक एग्जांपल के लिए कंट्रोल चार्ट में एक्स बार आर चार्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोसीजर क्या है कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए, जो कि हम एक्स बार आर चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक्स बार आर चार्ट बनाने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले जो भी डाटा है उसे कलेक्शन करना है, जाकर के ये डाटा आप शिफ्ट में या रैंडमली जाकर के कलेक्ट करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपका सब ग्रुप साइज कितना है। अगर आपका सब ग्रुप साइज 5 है तो हर शिफ्ट में या हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में एक टाइम डिसाइड करके डाटा कलेक्ट करना है। और कौन सा पैरामीटर हमें चेक करना है, कौन सी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चेक करना है, क्या ओडी चेक करना है, आईडी चेक करना है, हाइट चेक करना है। तो उसमें से हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेंगे जो कि क्रिटिकल टू क्वालिटी में आता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों, ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट और क्रिटिकल टू क्वालिटी देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं। जो कि क्रिटिकल होता है जनरली उस पर हम ये एक्स बार आर चार्ट यूज करते हैं। तो पहले आपको सब ग्रुप डिसाइड करके आपको बताना है और वो पूरी डाटा आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक्स बार कैलकुलेट करना है। जो भी सब ग्रुप होगा एक्स बार, या इसे हम मीन कहते हैं, सभी x1 x2 टू xn इसका एवरेज निकालना है। एक्स बार का मतलब होता है एवरेज निकालना। इस एवरेज निकाल करके फिर हमें कैलकुलेट डबल एफ, जो जैसे सब ग्रुप साइज 1 2 3 4 5 सब ग्रुप साइज है, इसे 25 टाइम्स, मिनिमम 25 टाइम्स करना है, तो टोटल हमारा डाटा हो जाएगा आपका 125। तो हर 5 जॉब का जो सब ग्रुप साइज का एवरेज निकलेगा, उसके फिर एवरेज का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप के इसका एक्स डबल बार कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, फिर से एक्स बार आर चार्ट बनाना है तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद उसे एवरेज चेक करना है, एवरेज निकालना है, फिर एवरेज का एवरेज निकालना है, ये एक्स बार के लिए। फिर कैलकुलेट आर। आर का मतलब होता है रेंज। रेंज होता है आपका हर सब ग्रुप साइज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हर सब ग्रुप में मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, इन सब को निकालना है तो रेंज निकलेगा। फिर आर बार हमें कैलकुलेट करना है, सभी रेंज का एवरेज निकालना है, तो इससे हमारा आर बार निकल के आ जाएगा। अब हम कंट्रोल लाइन कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार के लिए सेंटर लाइन होता है एक्स। अपर कंट्रोल लिमिट का जो फार्मूला है एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट का जो फार्मूला है एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार। और हमें कैलकुलेट कंट्रोल लाइन। आर चार्ट के लिए जो सेंटर लाइन है वो है आर, और अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला है D4 आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट का जो फार्मूला है D3 आर बार। दोस्तों, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये A2 का और ये D4 और ये D3, दोस्तों ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू टेबल में दिया होता है, एक स्टैंडर्ड टेबल है, उसमें से हम निकालेंगे।
और वहां से लेकर के हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये सब ग्रुप साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब डिटेल हम टेबल में देखेंगे। दोस्तों ये है वो टेबल जहां से सब ग्रुप साइज, जैसे देखिए एंड सब ग्रुप साइज 2 है तो एक्स चार्ट के लिए A2 का वैल्यू 1.88 है। अगर सब ग्रुप साइज 3 है तो A2 का वैल्यू 1.023 है। सब ग्रुप का साइज 4 है तो 0.729 है। 5 है तो 0.577 है। 6 है तो 0.483 है। वैसे आर चार्ट के लिए D3 का वैल्यू मिनिमम 0 है। सभी सब ग्रुप साइज के लिए D3 का वैल्यू 0 है। सब ग्रुप साइज 6 तक के लिए 0 है। इसके आगे भी है दोस्तों, वो अगर हम देखेंगे तो उसका भी टेबल हम रिक्वायरमेंट होगा तो हम कंट्रोल चार्ट के वीडियो में डालेंगे। इधर फिर देखिए दोस्तों, D4 का वैल्यू अगर सब ग्रुप साइज 2 है तो 3.262, अगर 3 है तो 2.575, अगर 5 है तो 2.115, अगर D4 की वैल्यू सब ग्रुप साइज 6 है तो 2.004, और D2 का वैल्यू अगर सब ग्रुप साइज 2 है तो 1.128, अगर 3 है तो 1.693, अगर 4 है सब ग्रुप साइज तो D2 की वैल्यू 1.059, अगर 5 है तो D2 की वैल्यू 2.326, 6 है तो 2.534। तो दोस्तों ये एक कांस्टेंट चार्ट है जहां से आप D4 और D3 और D4 का वैल्यू और A2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके या जो कैलकुलेशन करना है वो करके अपर स्पेशल लिमिट और लोअर स्पेशल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट, एक्स चार्ट और आर चार्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये है एक स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट। देखिए ये है अपर कंट्रोल लिमिट, ये है लोअर कंट्रोल लिमिट, ये है प्रोसेस का एवरेज, यानी कि ये है x, ये है अपर कंट्रोल लिमिट x डबल बार प्लस A2 R बार, ये है x डबल बार माइनस A2 R बार। तो दोस्तों ये फार्मूला से निकाला गया ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, और ये x सेंटर है, 110 सेंटर है। तो अपर कंट्रोल लिमिट अप्रोक्सीमेट 122 और लोअर कंट्रोल लिमिट अप्रोक्सीमेट 98 के आसपास है। और ये जो नॉर्मल वेरिएशन है ये कॉमन कॉज की वजह से हो रहा है, नॉर्मल वेरिएशन, और आउट ऑफ जो कंट्रोल पॉइंट है ये स्पेशल कॉज की वजह से होता है। दोस्तों ये स्पेशल कॉज मतलब होता है असाइनेबल कॉज, और एक कॉमन कॉज होता है चांस कॉज। तो दोस्तों जो असाइनेबल कॉज की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो ये बाहर है, मतलब कंट्रोल लिमिट से बाहर है और आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। और ये जो थोड़ा बहुत जो डिफेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो वेरिएशन हो रहा है, ये कॉमन कॉज की वजह से हो रहा है या चांस कॉज की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों इसे देख करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंट्रोल चार्ट ये कंट्रोल लेवल है। अगर ये पॉइंट को हटा देंगे तो ये हमारा कंट्रोल चार्ट स्टेबल है, मतलब ये दोनों कंट्रोल लिमिट के बीच में ये बिहेव करता है। ये जो चार्ट है दोस्तों ये हर सब ग्रुप का एवरेज पॉइंट है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल 20 सब ग्रुप है। 20 सब ग्रुप साइज 5 है, तो ये फर्स्ट 5 सब ग्रुप साइज का एवरेज है, ये सेकंड 5 सब ग्रुप साइज का एवरेज है, ये थर्ड 5 सब ग्रुप साइज का एवरेज है, ये फोर्थ 5 सब ग्रुप साइज का एवरेज है, ये 5 सब ग्रुप साइज का एवरेज है। उसी तरह से ये सब जो है ये सब ग्रुप साइज का एवरेज है।
तो एवरेज को हमको निकाल करके हमको प्लॉटिंग करना है और ये कंट्रोल चार्ट बनाना है। दोस्तों अगला जो नेक्स्ट जो टूल है वो है हिस्टोग्राम। आइए हिस्टोग्राम के बारे में। दोस्तों हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिससे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, जो वेरिएशंस आते हैं, समरी ऑफ वेरिएशंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, उसके बारे में हमें देख करके पता चलता है। दोस्तों जो बेस्ट हिस्टोग्राम होता है वो बेल शेप में होता है, उसे हम देखेंगे। तो इसे हिस्टोग्राम बनाने के पहले क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, तो मिनिमम 100 रीडिंग लेना चाहिए। वैसे 50 भी रीडिंग भी लेते हैं, तो कम से कम आपको 100 आपको रीडिंग कलेक्ट करना है। फिर उसमें मिनिमम लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को हमें एक रो साइज में सजाना है। फिर लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को निकालना है रो से, और फिर रेंज निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम से, और फिर उसे नंबर ऑफ क्लासेस में डिफाइन करना है। जैसे कुछ से रूल है, जैसे कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन 50 से कम है तो आपके क्लास नंबर 6 होने चाहिए, जिसे के से डिनोट करते हैं। अगर 51 से 100 है, 51 to 100 है आपका टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 7 होने चाहिए। अगर 101 से 200 है तो आपके क्लास जो है 8 होने चाहिए। 201 से 500 है तो 9 होने चाहिए। 501 से 1000 है तो आपके क्लास जो नंबर ऑफ क्लास है वो 10 होने चाहिए। ये एक जनरल रूल है, एक स्टैंडर्ड टेबल है जिसे नंबर ऑफ क्लास के लिए हम उपयोग करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है टोटल 50 डाटा है। तो 50 डाटा है तो इस हिसाब से हमें 7 क्लास होने चाहिए, जैसा कि डिफाइन जो स्टैंडर्ड जो टेबल है। तो 7 क्लास में हम इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो डाटा आ रहे हैं। तो जो ये 7 क्लास है देखिए, 104, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, ये 7 क्लास में हमने डिफाइन किया। अभी 104.1 कितनी बार आया है, तो इसमें हम देखेंगे तो एक और देखेंगे तो हमें दिखेगा ये 104.1 है, ये 2 बार आया है, 1 2, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए ये टैली शीट में 2 दिखा है। 104.2 इस पूरे डाटा में 104.2 कितनी बार आया है, तो उसे यहाँ पर टैली किया है, तो 104.2 4 टाइम्स आया है। वैसे ही एक एक करके हमने टैली शीट बनाया, जो कि 104.5, 104.4 में कौन सा वैल्यू कितनी बार आ रहा है। जैसे कि 104.4 में 4, 48, 412 और 13, तो 104.4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये है 13 टाइम्स आ रहा है। और सबसे कम आ रहा है 104.1 और 104.7, ये दोनों बार आ रहा है। इसे हम पहले टैली शीट में बना लेते हैं। और ये बेल शेप बहुत से टाइप के होते हैं। दोस्तों ये हिस्टोग्राम देखिए, 104.1 में 2 वैल्यू है, 104.2 में 5 है, 104.3 में 12 है, 104.4 में 16 है, ऐसे ही करके यहाँ पर 2 है। और इन सब का ये सेंटर पॉइंट यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, सभी बार ग्राफ का बनाने के बाद उसका सेंटर लगभग, इस सेंटर को हम ऐड कर देंगे इस तरह से। ये थोड़ा हाथ हिल गया है, इस तरह से ऐड करेंगे तो देखेंगे एक बेल शेप हमको मिलता है। इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दोस्तों हिस्टोग्राम कई तरीके के होते हैं, बेल शेप होते हैं, स्क्यूड होते हैं, वन साइडेड होते हैं, वन साइडेड स्क्यूड होते हैं, 2 पीक वैल्यू होते हैं। तो ये सब डिटेल हम हिस्टोग्राम का एक सिर्फ हिस्टोग्राम के लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी डिटेल में बताएंगे। तो इसमें जो है
जो स्प्रेड एंड वेरिएशंस का स्प्रेड हम इस तरह से बार ग्राफ बना करके हम इसे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा है उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन। दोस्तों स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये कैटेगरी दोस्तों बहुत से जगह में अलग अलग तरीके से अलग अलग जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन हम कर सकते हैं डिफेक्ट बेस पे, मशीन बेस पे, एसोसिएट्स के बेस पे, शिफ्ट के बेस पे। तो इस तरह से अलग अलग बेस पे हम अलग अलग स्ट्रेटिफाइड डाटा कर सकते हैं और इसे हम यूजफुल डाटा में और एक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं कि कहां पर हमें एक्शन लेना है और कहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन किया हुआ है लोअर क्लास में जो कि इतना है, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, किस तरह से स्ट्रेटिफाई किया हुआ है। दोस्तों ये यहाँ पर हमने डिफेक्ट इन सप्लाइड आइटम और जो डिफेक्ट्स है कौन से डे में कितना है उसके लिए एक स्ट्रेटिफाइड डाटा सेलेक्ट किया है। जैसे रस्टेड आइटम मंडे को 4, ट्यूसडे को 2, थर्सडे को 2, फ्राइडे को 1, टोटल 9। आइटम विथ स्क्रैच संडे को 1, डर्टी मंडे को 1, वेडनेसडे को 3, फ्राइडे को 2, टोटल 6। इस तरह से हमने डिफेक्ट डे और डिफेक्ट सप्लाइड माइनर मेजर को लेकर के हमने स्ट्रेटिफाई किया। इससे हमें ये पता चलता है कि एक हफ्ते में टोटल जो डिफेक्ट थे 52 थे, जिसमें मैक्सिमम डिफेक्ट रस्टेड आइटम की वजह से था और मैक्सिमम डिफेक्ट हमारा ट्यूसडे को आया। तो इसमें हम फर्दर एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं एक कि हमारा लास्ट वीक में जो सबसे ज्यादा डिफेक्ट था वो आइटम का था, रस्टेड था, और दूसरा ट्यूसडे को सबसे ज्यादा डिफेक्ट हुआ। और फर्दर आप हम जान सकते हैं और आगे जाना है तो हमारा दूसरा जो सबसे ज्यादा डिफेक्ट था डर्टी था जो कि लास्ट वीक में 6 मिला, और थर्सडे को सबसे ज्यादा डिफेक्ट 10 मिला। तो हम आगे जाके फर्दर हमें एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, रीजन ढूंढ सकते हैं कि रस्टेड आइटम होने का क्या रीजन है, डर्टी होने का क्या रीजन है, और ट्यूसडे को और थर्सडे को ही सबसे ज्यादा डिफेक्ट क्यों मिलता है। तो वो देख करके हम एनालिसिस करके पीछे जाएंगे और एनालिसिस करके इस डिफेक्ट पर एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन और स्ट्रेटिफाइड डाटा। दोस्तों हमारा जो आखिरी टूल है वो है स्कैटर डायग्राम। दोस्तों स्कैटर डायग्राम नाम से पता चलता है कि स्कैटर्ड है, बहुत इधर डॉटेड है। तो इन स्कैटर्ड से हमें क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है? तो दोस्तों स्कैटर जो है डायग्राम जो है ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशनशिप है। इसे प्रिपेयर करते हैं और प्लॉटिंग करते हैं आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और उससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है या रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप, एज और वेट का रिलेशनशिप, एज और हाइट का रिलेशनशिप। तो इन सब का रिलेशनशिप हम पता कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम। इसे बनाते कैसे है दोस्तों? सबसे पहले एक्स और वाई का डाटा कलेक्ट करना है, पेयर डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है दोनों एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का, और फिर हमें डाटा प्लॉट करना है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में, और फिर एंटर करना है नेसेसरी आइटम का। दोस्तों ये देखिए स्कैटर डायग्राम है जिसमें कि डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ और हाइट मीटर में दिया है। जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है आपका हाइट भी बढ़ रहा है।
तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है, आपका हाइट में भी बढ़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इनके बीच एक रिलेशनशिप बन रहा है, जो कि अगर दोनों बढ़ रहा है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है वाई डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है, तो इसे पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं स्कैटर डायग्राम कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों स्कैटर डायग्राम जनरली 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, इसे निगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अभी इसमें देखिए x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप है, बट दोनों के बीच का जो डिग्री है, दोनों का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं है, कम है। इसमें भी देखिए y कम हो रहा है और x बढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच जो गैप है, इनका जो प्रिसीजन जो है एक दूसरे के करीब नहीं है, प्रिसीजन नहीं है, तो इसमें रिलेशनशिप तो बन रहा है लेकिन उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। जिस तरह से देखिए डायरेक्ट स्ट्रांग रिलेशनशिप बन रहा है, इसमें कोई भी देख करके बताएगा कि ये स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। ये देखिए, इसे देखेंगे तो ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्रिसीजन कम है, यहाँ पे प्रिसीजन कम है, ये भी हाई डिग्री। तो सबसे ज्यादा परफेक्ट कोरिलेशन ये है, ये है, ये इसमें कम है और इसमें इससे बेटर है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। x और y के बीच कोई x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, इसे यू को रिलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये स्कैटर डायग्राम के टाइप्स हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बन रहा है ये पता चलता है। यदि हमें ये जानना है कि स्कैटर डायग्राम में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है, तो उसके लिए हमें को रिलेशन जानना पड़ेगा। को रिलेशन में जाकर उसमें कैलकुलेट करते हैं, तो आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है। आर वैल्यू जो है निकाल करके उससे हम पता करते हैं, और इन फ्यूचर में कैसा रिलेशन बनेगा और क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं या बेनिफिट हो सकते हैं, तो कितने बेनिफिट, तो पोटेंशियल डिफेक्ट या पोटेंशियल बेनिफिट जानने के लिए कोरिलेशन से ऊपर एक होता है रिग्रेशन चार्ट। हमें रिग्रेशन के बारे में जानकारी होने पर हम ये रिलेशन भी हम बना सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी मेरा 100 में 4 डिफेक्ट है, 200 में 2 डिफेक्ट है, 500 में 4 डिफेक्ट है, तो 2000 में कितना डिफेक्ट होगा। या हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर मेरा 6 या 7 या 8 डिफेक्ट आते हैं तो कितने क्वांटिटी में आएंगे। तो दोस्तों ये अपर टूल है, हाई एंड टूल है, जो कि स्कैटर डायग्राम से ऊपर आता है। स्कैटर डायग्राम, देन कोरिलेशन, देन रिग्रेशन। तो इसके बारे में हम बनाएंगे, रिग्रेशन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वो जल्दी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।